जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से फ्रेंच नेवी के लिए नया जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर का घोषणा कर दिया गया है। माना जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर 2035 या 2036 तक फ्रेंच नेवी में ऑपरेशनल करने के इरादे के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। पर क्या आप लोगों को पता है कि ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या होगा आधुनिक फीचर, किस तरीके का क्षमता के साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रेंच नेवी में शामिल किया जाएगा और क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के नया एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड क्लास को टक्कर दे पाएगा। आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं फ्रांस के ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर के खामियां और खूबियों के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में रशिया के सुखोई Su-57 के कुछ ऐसे अपडेट के बारे में बताऊंगा जिसके बाद इन एयरक्राफ्टों के पायलट के लिए और कोई फिजिकल लिमिट रहेगा ही नहीं। मतलब हर तरीके का लिमिट के बाहर जाके ये पायलट अब ऑपरेशनों को अंजाम दे पाएंगे। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, फ्रेंच नेवी की एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डिगॉल को रिप्लेस करने के लिए फ्रांस द्वारा एक नया जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन द्वारा लक्रूसॉट में स्थित फ्रामोटम कॉम्प्लेक्स के विजिट के दरमियान घोषणा किया गया कि नया न्यूक्लियर रिएक्टरों का निर्माण किया जाएगा जो फ्रांस के नया जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर सप्लाई करेगा। दोस्तों, ये जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा इसका कॉस्ट कई बिलियन यूरो में होगा, जबकि नया रिपोर्टों के मुताबिक इसका रिसर्च और डिजाइन का काम 2025 तक खत्म करना है और रिसर्च एंड डिजाइनिंग के लिए करीबन 900 मिलियन यूरो खर्चा करना है। दोस्तों, इसका रिसर्च का काम 2021 से शुरू होगा, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाले कॉम्बैट सिस्टम, न्यूक्लियर रिएक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस यूनिट जैसे आधुनिक इक्विपमेंट रहेगा। फ्रेंच आर्म फोर्सेस के रिपोर्ट के मुताबिक इन इक्विपमेंटों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फिलहाल ब्यौरा बनाया जा रहा है, जबकि एक तरीके से देखे तो नया एयरक्राफ्ट कैरियर का सोच विचार 2018 में ही सामने आ गया था, जब चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर के रिटायरमेंट के बारे में पहली बार घोषणा किया गया था। फ्रेंच मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक एयरक्राफ्ट कैरियर के इनिशियल डिजाइन और एयरक्राफ्ट कैरियर के खूबियों के बारे में रिसर्च कंप्लीट कर लिया जाएगा, जबकि 2025 के इस रिसर्च के बेस पे ही ऑर्डर प्लेस किया जाएगा और 2025 से ही यह नया एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि 2036 तक एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का संभावनाएं है और 2036 में एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च के बाद 2 साल तक एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रायल में रखने का बात कहा जा रहा है और ट्रायल के बाद फ्रेंच नेवी के मुताबिक 2038 तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनली फ्रेंच नेवी में शामिल करने का फिलहाल टाइमलाइन सेट किया गया है। इवन कुछ फ्रेंच रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया जा रहा है कि नया एयरक्राफ्ट कैरियर पुराने चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर के तुलना में आकार में बड़ा और वजन में भारी होगा। इन रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि इसका वजन करीबन 75,000 टन के आसपास होगा, जबकि यह नया जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर का लंबाई 300 मीटर और अधिकतम चौड़ाई वाला हिस्से का टोटल लेंथ 80 मीटर के आसपास होगा, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर के मैक्सिमम स्पीड करीबन 27 नॉट मतलब 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगा। जबकि एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के लिए इसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे ही आधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जाएगा। इसके अलावा इसका एविएशन ग्रुप लेके ये भी कहा जा रहा है कि इसमें नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा और ऐसे करीबन 30 फाइटर एयरक्राफ्टों को इनिशियली फ्रेंच नेवी द्वारा इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात करने का सोच विचार रखा जा रहा है। जबकि इन 30 फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आधुनिक जनरेशन के अनमैन एरियल व्हीकल, एवैक्स एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्टों के अलावा कई तरीके का हेलीकॉप्टर भी तैनात रहेगा। जबकि पूरा का पूरा जहाज और इसमें इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्टों को मेंटेन करने के लिए कम से कम 2000 संख्या के क्रू का भी जरूरत पड़ेगा, जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात रहेंगे। दोस्तों, फ्रांस के ये नया जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 K-22 न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पुराने चार्ल्स डिगॉल में इस्तेमाल होने वाले K-15 न्यूक्लियर रिएक्टर के तर्ज पे ही बनाया जा रहा है। इनमें से हर एक रिएक्टर का क्षमता करीबन 2200 मेगावाट का है, जबकि इसका ऑपरेशनल एबिलिटी और सर्विस लाइफ पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर से ज्यादा है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को काफी इकोनॉमिकल भी बनाएगा। मतलब जहाँ पे पुराने रिएक्टर को हर 7 से 8 साल के अंदर मेंटेन करने का जरूरत पड़ता था, वहीं पे ये जो नया रिएक्टर है ये करीबन 10 से 11 साल तक बिना मेंटेनेंस का ऑपरेट हो सकेगा। दोस्तों, फ्रांस द्वारा ये भी घोषणा किया गया है कि नया एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के लिए करीब 2100 नया जॉब भी क्रिएट होगा, जिनमें से 400 जॉब ऐसा होगा जो कैरियर के हल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि 1400 लोग नेवल ग्रुप के फैक्ट्रीज में काम करेंगे। इसके अलावा 300 लोग ऐसे होंगे जो एयरक्राफ्ट कैरियर के न्यूक्लियर रिएक्टरों को निर्माण करने के लिए अपने सर्विस प्रदान करेंगे। तो कुल मिला के फ्रांस की तरफ से जो ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ये एक आधुनिक और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होगा जो आने वाले समय में फ्रांस का नेवल डोमिनेंस को और मजबूत करने में मदद करेगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं रशिया के सुखोई Su-57 के कुछ नया अपडेट और फीचर्स के बारे में, जिसके बदौलत इन एयरक्राफ्टों के पायलट की
क्षमता को पहले के किसी भी एयरक्राफ्ट के पायलटों के तुलना में ज्यादा करना संभव हो पाया है। दोस्तों एक तरफ जहां पे रशियन एयरफोर्स के लिए सुखोई Su-57 के मास प्रोडक्शन किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों को रशियन एयरफोर्स में शामिल करने का तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों के उन्नतीकरण का काम भी तेज गति से किया जा रहा है। और ऐसे ही उन्नतीकरण को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में रशियन एयरक्राफ्टों में कुछ नया फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी रशियन एजेंसीज के तरफ से पब्लिक किया गया है। पर जितना जानकारी अवेलेबल है उसके मुताबिक इन फीचर्स के वजह से अब रशियन एयरक्राफ्टों में डॉग फाइट के दरमियान रफ्तार को काफी ज्यादा चेंज किया जा सकता है, जो एयरक्राफ्ट के मैन्यूवरेबिलिटी को पहले के तुलना में काफी गुना बढ़ा देगा। दोस्तों मिलिट्री वॉच के रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में इंजनों को लेके कुछ खास ऐसे तब्दीली किया गया है, जिसके बाद एयरक्राफ्ट अपने क्षमता के बाहर जाके भी मैन्यूवरेबिलिटी को अंजाम दे पाएगा। इवन इसके बदौलत एयरक्राफ्टों के रफ्तार और दिशा बदलने का क्षमता काफी बढ़ चुका है और काफी तेज गति से एयरक्राफ्ट अपने रफ्तार को और दिशा को बदल सकेगा। रशिया द्वारा हाल ही में एक सुखोई Su-57 के प्रोटोटाइप और अपडेटेड सुखोई 35 में इन नया टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल किया गया है। पर दोस्तों यहाँ पे खास बात यह है, चाहे कितना भी नया टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कर लिया जाए, लेकिन एयरक्राफ्टों में जो पायलट सवार होते हैं उनके फिजिकल लिमिट के बाहर जाके कुछ भी करना नामुमकिन होता है। और ऐसा नया मैन्यूवरेबिलिटी और दिशा बदलने के टैक्टिक्स के वजह से एयरक्राफ्ट के ऊपर करीबन 9G के दबाव पड़ सकता है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि चाहे कितना भी ट्रेन पायलट हो या फिजिकली कितना भी स्ट्रांग हो, 9G के दबाव झेलना लगभग नामुमकिन है। इतने दबाव में तो पायलट बेहोश भी हो सकते हैं और कई समय पे पायलट के जीवन के ऊपर काफी ज्यादा असर भी पड़ सकता है। पर रशिया द्वारा दूसरे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा इससे भी निजात हासिल करने का तरीका ढूंढ लिया गया है। मतलब मैन्यूवरेबिलिटी को जहाँ पे बढ़ाया गया है, वहीं पे पायलट को सख्त करने का भी तरीका रशिया द्वारा ढूंढ लिया गया है। दोस्तों ज्यादा दबाव के वजह से बहुत समय शरीर का ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचता है और इसके वजह से ही ज्यादातर उड़ानों में दिक्कतें आता है। पर रशिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के लिए और पायलटों को सपोर्ट करने के लिए दो नया इनोवेटिव को बनाया गया है, जिनमें एक तो एयरक्राफ्टों के अनमैन्ड वर्जन है, जिसमें पायलट ग्राउंड में रह के ही एयरक्राफ्टों को ड्रोन के जैसे कंट्रोल कर पाएंगे और बिना पायलट के ये एयरक्राफ्ट बिना दबाव के परवाह करते हुए हर एक मैन्यूवर कर सकता है। जबकि हर समय ऐसे अनमैन्ड तरीके से एयरक्राफ्टों को फ्लाई करना एक बेहतरीन तरीका नहीं होता है, बल्कि इससे उभरने के लिए भी रशिया द्वारा नया इनोवेटिव किया गया है और इसे रशिया की तरफ से लिक्विड ब्रीदिंग सिस्टम का नाम दिया गया है। दोस्तों ज्यादातर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी और ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक और लंग्स तक ना होने के वजह से ही दबाव के वजह से मुश्किलें पैदा होता है और इससे बाहर निकलने के लिए रशिया द्वारा जो नया इनोवेटिव को किया गया है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। मतलब पायलटों को लिक्विड ऑक्सीजन से ब्रीथ करने के लिए ट्रेन करने का बात कहा जा रहा है, जो फिलहाल तो एक इम्प्रैक्टिकल प्रोसेस लग रहा है, लेकिन रशिया की तरफ से इसे लेके पहले भी कई बार बातचीत किया जा चुका है और रशिया इसे लेके बड़े स्तर पे रिसर्च भी कर रहा है। दोस्तों ये लिक्विड ब्रीदिंग सिस्टम अगर सक्सेस होता है तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में फाइटर पायलटों के फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका होगा और इस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आने वाले समय में एयरक्राफ्टों के डिजाइन और एयरक्राफ्टों के कार्य क्षमता में काफी ज्यादा बदलाव करना संभव हो पाएगा। पर रशिया द्वारा जो एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को लेकर बदलाव किया गया है, ये आने वाले समय में डॉग फाइट के दरमियान एयर टू एयर मिसाइलों को डॉज करने में काफी ज्यादा मदद भी करेगा और साथ में डॉग फाइट में सुखोई Su-57 को एक तरीके से काफी ज्यादा एडवांटेज प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।